एक रात चुंगी और मुंगी चोरी करने के लिए राजमहल में घुस गए। आज तो लंबा हाथ मारेंगे। हाँ, इन छोटे छोटे हाथों से लंबा हाथ कैसे मारेंगे? ऐसे। कौन है? कौन है? सैनिकों, देखो मेरे कमरे में कोई घुस आया है। युवराज के कक्ष में चोरी? चोरी? कैसी चोरी? हम तो युवराज को कहानी सुनाने आए हैं। क्यों मूंगी? कहानी? हाँ, बरसों से युवराज को कहानी सुनाने का सपना आज पूरा होगा। हमसे चालाकी? इतनी रात में कहानी सुनाने खिड़की से कौन आता है? दिन में दरवाजे से नहीं आने देते और रात में खिड़की से। युवराज, ये तो अन्याय है। हम कहानी के साथ अन्याय नहीं होने देंगे। तुम सुनाओ कहानी। बहुत समय पहले आप ही की तरह एक युवराज था। विजयनगर के युवराज को कहानी सुनने का इतना शौक था कि वो कभी भी कहीं भी कहानी सुनने को तैयार रहते थे। वाह वाह, क्या खूब कहानी थी। समझ नहीं आता इतनी रात को हम तुम्हें क्या इनाम दे। ये माला दे सकते हैं महाराज? सिर्फ ये माला क्यों? तुम जो चाहे यहाँ से ले जा सकते हो। ये हम तो माला माल हो गए। युवराज की कहानी सुनने की आदत से चिंतित राजा और रानी को उनके मंत्री सारंगा ने एक सलाह दी। महाराज, क्यों ना युवराज का ध्यान कहानियों से हटाकर राज्य के कामों पर लगा दिया जाए। इस तरह उनका ध्यान भी बटेगा और कहानी सुनने की आदत भी है। ये तो अच्छा उपाय है सारंगा। कल से दरबार में लोगों की समस्या राजकुमार ही देखेंगे। शुरू किया जाए। युवराज, उडंका मेरा अनाज लेकर अब पैसे देने से मना कर रहा है। अरे ये झूठ बोल रही है हुजूर। सच और झूठ का फैसला हम कहानी सुनने के बाद करेंगे। कहानी? हम तो अपनी अर्जी सुनाने आए हैं युवराज, पाई पाई जोड़ के। डाल दो इन्हें काल कोठरी में। अपनी फरियाद लेकर आया हूँ महाराज। कहानी लाए हो या नहीं? कहानी? युवराज, हमने कुछ नहीं किया। युवराज फरियाद नहीं, कहानियां सुनने बैठे थे। सारंगा की सिर्फ ये योजना फेल ही नहीं हुई, बल्कि नई मुसीबत गले पड़ गई। जब युवराज ने ऐलान किया कि अब से वो दरबार में कहानी सुनेंगे और पसंद आने पर इनाम देंगे। फिर क्या था, अगले दिन युवराज को कहानी सुनाने और उनसे इनाम लेने के लिए लोगों की लाइन लग गई। कोई जादुई कहानी सुनाकर इनाम ले रहा था, तो कोई डरावनी कहानी सुनाकर। कहानियों का ये दौर ज्यादा दिन नहीं चला। लोगों के पास कहानियां ही खत्म हो चुकी थी। तब उन्होंने पुरानी कहानियों को ही नए तरीके से सुनाना शुरू कर दिया। ये कहानी तो तुम पहले भी सुना चुके हो। सैनिकों, डाल दो इसे काल कोठरी में। चलो। ये कहानी भी सुनी हुई है। सैनिकों, सब लोग सुनी सुनाई कहानी क्यों सुना रहे हैं? आपने मुझे बुलाया युवराज? मंत्री जी, क्या हो गया है लोगों को? या तो लोग हमें सुनी सुनाई कहानियां सुनाते हैं या कोई छोटी सी कहानी सुनाते हैं। हमें बड़ी कहानी सुननी है जो महीनों तक खत्म ना हो। जो हमें ऐसी कहानी सुनाएगा उसे हम अपना आधा राज्य दे देंगे। ये ऐलान करवा दीजिए। कहानी के बदले इनाम तक तो ठीक भी था, लेकिन कहानी के बदले
आधा राज्य पानी अब सर से ऊपर जा चुका था। सारंगा ने युवराज को सबक सिखाने का मन बनाया। ना जले आग में, बहा ना सके जिसे पानी में, याद दिला दो नानी, ऐसे सुनाऊं मैं कहानी। युवराज से कहो मैं उन्हें लंबी कहानी सुनाने आया हूँ। युवराज, आपके लिए एक लंबी कहानी है। लंबी कहानी? अपना परिचय दीजिए श्रीमान। परिचय देने में कहानी अधूरी रह जाएगी युवराज। मेरी कहानी को ही मेरा परिचय जानकर सुने। तो शुरू कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। एक किसान की मेहनत रंग लाई और उसके खेत में गन्ने की खूब फसल हुई। गन्ने से बनी शक्कर को बोरों में भरकर हिफाजत से गोदाम में रखवा दिया गया। और गोदाम में कौन था? कौन था? चींटियों के सरदार। खाना उसके सामने था, भूख उसके अंदर। उसने शक्कर का दाना उठाया और ले गया। फिर आया दूसरा। कहानी सुनते सुनते रात हो गई, लेकिन सारंगा अपनी कहानी सुनाते ही जा रहा था। फिर वो छुपकर। कौन आई छुपकर? चींटी। वो भी एक दाना ले गई। कहानी सुनते सुनते 2 दिन बीत गए, लेकिन सारंगा की कहानी खत्म ही नहीं हो रही थी। फिर एक आई भागते हुए। कौन? चींटी। 2 दिन हो गए, चींटियां कभी छुपकर कभी भागती आ रही हैं। आगे क्या? किसान का क्या हुआ? वो वापस आया। कौन? किसान? नहीं, वो चींटियों का सरदार जो पहले दाना ले गया था। वो फिर से दाना ले जाएगा? हाँ, चींटियां यही तो करती हैं। बस बंद करो अपनी कहानी, मुझे नहीं सुननी कोई कहानी। जो आज्ञा युवराज। मेरी कहानी अभी पूरी नहीं हुई है, लेकिन आप सुनने से पीछे हट रहे हैं। यानी शर्त मैं जीता, इसीलिए आपको अपना आधा राज्य मुझे देना होगा। युवराज को अंदाजा भी नहीं था कि उनकी कहानी सुनने की आदत इतनी महंगी पड़ेगी कि वो आधे राज्य से हाथ धो बैठेंगे। लेकिन उन्होंने जो वचन दिया था वो तो उन्हें निभाना ही था। महामंत्री आप? मंत्री जी, आपने ये सब आधा राज्य पाने के लिए किया? नहीं युवराज, राज्य गलत हाथों में जाने से बचाने के लिए किया। मुझे क्षमा कीजिए महामंत्री जी। विजयनगर के कुछ लोग इतने आलसी थे कि उनको काम करना तो क्या, काम के बारे में सोचने में भी आलस आता था। अरे उन्होंने तो वहाँ आलसी संगठन तक बना लिया था, जहाँ सब आलसी जमा होकर दिन भर बस बड़ी बड़ी बातें किया करते थे, क्योंकि काम तो उन्हें करना ही नहीं था। इसी वजह से उनके घर का सारा काम औरतों को करना पड़ता था। ये बादलों को भी अभी ही हटना था, सोने भी नहीं देते आराम से। कावेरी, थोड़ा पानी देना, बड़ी जोरों की प्यास लगी है। अरे वही तो रखा है पानी, घर का कोई काम तो करना नहीं है, कम से कम पानी तो खुद से उठा के पी लो। हाँ हाँ, पी लूंगा आराम से। ये हुई ना बात।
अरे ये टोकरी सर में रखने के लिए नहीं, खेत से सब्जी लाने के लिए दी है। लेकिन तुम्हें सोने से फुर्सत मिले तब ना। अब मुझे ही जाना पड़ेगा। अगर हम भी काम करेंगे तो बातें कौन करेगा? आराम से। अरे कावेरी, आज भी तुम्हें ही आना पड़ा, ब्रिज नहीं आया? हाँ, ब्रिज? अरे उसका बस चले तो अपने हाथ से खाना भी ना खाए। छोड़ो। वैसे तुम लोगों के पति क्यों नहीं आए? अरे मेरा पति भी ब्रिज से कुछ कम नहीं है, उसको तो खटिया से भी खींचकर उठाना पड़ता है। सबका यही हाल है, एक से बढ़कर एक आलसी है। मैं तो अपने पति के आलस से परेशान हो गई हूँ। घर का एक काम भी नहीं करता, सब मुझे ही करना पड़ता है। मुझे भी इसका कुछ उपाय करना पड़ेगा। क्यों ना हम इनकी शिकायत महाराज विद्याधर से करें? वो हमारी बात जरूर सुनेंगे। हाँ, ये सही उपाय है। उन्होंने अपनी समस्या एक चिट्ठी में लिखकर महाराज तक पहुंचा दी। कई महीने बीत गए, पर महाराज की तरफ से ना तो कोई आदमी आया और ना ही कोई जवाब। इसलिए उनकी लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं आया। ऐसे धीरे धीरे चलूंगा तो आलसी संगठन पहुंचते पहुंचते देर हो जाएगी, पर तेज चल भी नहीं सकता, वरना आलसी किस बात का। अब पहुंच जाऊंगा आराम से। धन्यवाद सांड भैया। आज का किस्सा कौन शुरू करेगा? ब्रिज भैया तो अभी तक आए। ये लो आ गए। ब्रिज भैया, आने में दिक्कत तो नहीं हुई ना? अरे नहीं, बिना चले लेटे लेटे आ गया आराम से। चलो शुरू करते हैं। ये कौन आया है? इसे विजयनगर में तो कभी नहीं देखा। मुसाफिर लगता है। फिर तो इसके सामने हमारी नाक नहीं कटनी चाहिए आराम से। हाँ, बाहर के लोगों को भी तो पता चले कि विजयनगर कितना अद्भुत है, और यहाँ के लोग उससे भी ज्यादा अद्भुत हैं। हाँ। सुनो भाई, महाराज विद्याधर से मिलना था, पर सैनिक अंदर नहीं जाने दे रहे। उनसे मिलने का कोई उपाय बताओ, बड़ी दूर से आया हूँ। बिल्कुल सही जगह आए हो भैया, हम ही हैं उपाय। क्या आप महाराज को जानते हैं? जानते हैं? अरे मैं तो विजयनगर और महाराज को अपने जन्म से भी पहले से जानता हूँ। मुझे तो जन्म से पहले ही पूरे विजयनगर का नक्शा याद था, इसीलिए जन्म लेते ही मैं दौड़ता हुआ राजमहल पहुँच गया महाराज से मिलने। क्या सच में? हाँ हाँ। अरे इसमें कौन सी बड़ी बात है? अरे मैं जब बस एक दिन का था, तब मैं घोड़ा दौड़ाता हुआ महाराज के पास चला गया था। उन्होंने मुझे प्यार से बिठाकर मेरे साथ नाश्ता भी किया था। अरे तो कुछ भी नहीं। जब मैं 1 हफ्ते का था, तब एक हाथी पे बैठ के महाराज के पास गया और महाराज के साथ खाना भी खाया था। क्या हुआ ब्रिज भैया, मुझ पर यकीन नहीं है? अरे नहीं नहीं, बिल्कुल यकीन है, पर मैं सोच रहा हूँ कि इतनी छोटी सी बात पर तुम लोग कितना खुश हो रहे हो आराम से। मेरी कहानी सुनोगे तब तुम्हारा क्या होगा? अच्छा बताइए बताइए। तुम्हें पता है, जब मैं 1 महीने का था तो एक बार मैं चिड़ियों की तरह उड़ते उड़ते राजमहल के बगीचे में चला गया था आराम से। महाराज मुझे बगीचे में देखकर अपने महल ले गए और अपने सिंहासन पर बैठा दिया था। हाँ।
इसका मतलब आप लोग महाराज को सच में बहुत अच्छी तरह जानते हैं। हाँ हाँ, कोई शक। फिर तो महाराज भी आप सबको जानते होंगे। बहुत अच्छी तरह, और हमारी अद्भुत शक्तियों की वजह से वो हमारी बहुत इज्जत भी करते हैं। फिर तो मेरा काम हो गया। कौन सा काम भाई? मैं राजमहल में काम करता हूँ। हाल ही में राजमहल का दरवाजा टूट गया और उसकी मरम्मत के लिए हमने 4 अद्भुत शक्तियों वाले आदमियों को बुलाया था, क्योंकि महल का दरवाजा इतने भारी लोहे से बना था कि उसे ठीक करना किसी आम आदमी के बस की बात नहीं थी। पर उन्होंने काम के बदले सोना ले लिया और चुपचाप बिना काम खत्म किए महल से भाग गए। महाराज ने उन्हीं को ढूंढने के लिए मुझे भेजा है। अच्छा, पर हम ऐसे किसी अद्भुत शक्तियों वाले इंसान को नहीं जानते। पर मुझे पता चल चुका है। तुम सबकी आश्चर्यचकित कर देने वाली कहानियां सुनने के बाद मुझे पक्का यकीन हो गया है कि तुम चारों ही वो अद्भुत शक्तियां वाले इंसान हो जो राजमहल से सोना लेकर बिना काम किए भाग गए। और अब मैं तुम सबको महाराज के हवाले करके उनसे इनाम पाऊंगा। बताओ बताओ, कहाँ है महाराज का सोना? नहीं, हमने कुछ नहीं किया। हमें क्षमा कर दीजिए, हम में कोई भी अद्भुत शक्तियाँ नहीं हैं। हम तो बिल्कुल आम आदमी हैं, आराम से। पर अभी तो तुम लोग बड़ी बड़ी बातें कर रहे थे। अरे वो तो हम यहाँ अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सबको सुनाते ही रहते हैं, ताकि हमें घर में रहकर कुछ काम ना करना पड़े। महाराज से कुछ मत कहिएगा, ये हमारी आपसे प्रार्थना है। ठीक है, नहीं बोलूंगा। पर मेरी एक शर्त है, फिर आज से आलसियों की तरह बैठ के मनगढ़ंत कहानियां बनाना बंद करना होगा। जैसी आपकी आज्ञा। कावेरी उस मुसाफिर का घोड़ा देख समझ गई कि ये कोई और नहीं, महामंत्री सारंगा है। सब खुश थी क्योंकि महाराज ने उनकी समस्या हल जो कर दी थी। अब सब आलसी सुधर गए थे और उनके घर का माहौल तो अब देखने लायक ही था। अरे चल, हट, चल जल्दी। अरे रोको, कोई रोको। एक बार लक्ष्मी जी पर देवियों ने आरोप लगाया कि वो एक जगह रुकती क्यों नहीं, आज इसके पास कल उसके पास। तब लक्ष्मी जी बोली, जो मेरा आदर करते हैं, अपना धन सोच समझकर खर्च करते हैं, मेहनत करते हैं, मैं उनका साथ कभी नहीं छोड़ती। लेकिन अफसोस, मैं जिनके पास भी रह जाती हूँ वो लोग अजीब व्यवहार करना शुरू कर देते हैं। बाकी देवियों ने लक्ष्मी जी के इस जवाब को उनका बहाना बताया। अब लक्ष्मी जी के पास अपनी बात को साबित करने के अलावा और कोई चारा नहीं बचा। रामू के परिवार का गुजारा जमीन के इसी टुकड़े पर होने वाली खेती से चलता था। जल्दी खोलो, मुझे भूख लगी है। माँ, आज भी सब्जी नहीं? जब तक खेत में सब्जियां नहीं उग जाती, तब तक मैं इस आम के साथ रोटी खा लेता हूँ। आम? मुझे चाहिए, मुझे चाहिए। रामू का परिवार गरीब जरूर था, लेकिन खुश था। और आज तो
उसकी खुशी दुगनी नहीं चौगनी होने वाली थी। धन की देवी लक्ष्मी जी की कृपा उन पर ऐसी बरसी कि उनकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। हम अमीर हो गए, हम अमीर हो गए। रानी खजाने की रखवाली करने के लिए घर पर थी और रामू खेत में। घर में खजाना हो तो भला रामू का मन कड़ी धूप में मेहनत करने में लगता। छोड़ो छोड़ो मेरे सिक्के, छोड़ो मेरे सिक्के। धन के साथ उसके चोरी होने का डर भी तो लगता है, वही रामू को था। इतनी जल्दी आ गए? अब ये घर हमारे लिए सुरक्षित नहीं है रानी। तो सिक्के मिलने के बाद रामू ने एक आलीशान घर बनाया और ऐशो आराम से रहने लगा। अब रामू वो पहले वाला रामू नहीं था। लक्ष्मी जी की कृपा से उसके ठाट बाट ही बदल गए। अब वो विजयनगर का सबसे अमीर आदमी था। रामू सेठ देखो तो क्या लाया हूँ पाई पाई जोड़ के। चावल है। चावल? सिर्फ चावल? अरे रामू सेठ आप तो पारखी हैं। चावल नहीं मोती है। देखो कैसे चमक रहे हैं। खास आपके लिए मंगवाए हैं पाई पाई जोड़ के। लेकिन भंडार में पहले से ही अनाज भरा हुआ है। अरे वो गरीबों में बांटकर पुण्य कमा लो बेटी। अब वो रखा हुआ अनाज रामू सेठ थोड़ी ना खाएंगे, क्यों सेठ जी? नहीं, बिल्कुल नहीं। अरे देख क्या रहे हो? अनाज उतारो गाड़ी से भैया पाई पाई जोड़ के। उडनका, ये लो तुम्हारे सिक्के। मनु सेठ, आप क्या लाए हो? अरे काहे का सेठ, मैं तो गुलाम हूँ आपका, सेवा करने आया हूँ। दूर देश से असल मलमल और मखमल का कपड़ा आया था, सोचा दिखा लाऊं। दिखाओ। ये धन कोई रामू की मेहनत का तो था नहीं, इसलिए वो अनाप शनाप खर्च करता रहा। जो जितना मांगता वो उसे दे देता। रामू के पास पैसे कम हुए, लेकिन उसके शौक नहीं। उधार तो एक न एक दिन चुकाना ही होता है। आखिर वो दिन आ ही गया।
1 सिक्का, लेकिन अपना हिसाब तो ज्यादा है सेठ जी, पाई पाई जोड़ के। मेरे पास तो अब सिर्फ यही है। अब ये आपके पास बहुत कुछ है रामू सेठ। अपने हिसाब के बदले उडांका रामू के घर से सामान और घोड़ा गाड़ी भी ले गया। ऐसे खड़े क्या देख रहे हो? जब चुकाने की हिम्मत ही नहीं थी तो सामान लिया ही क्यों? बड़ा सेठ बनने चला था। उतारो इसे, उठा लो सारा सामान। रामू ने धन खर्च करने में ना तो दूरदर्शिता दिखाई थी और ना ही अकल लगाई। उसे अब अपनी गलती का एहसास हो गया था। एक भी सिक्का नहीं है, फिर भी सिंहासन पर बैठे हो। चलो उठो। ए, रुको, मेरे सेठ ने कहा है सारा सामान उठा लो। हट जाओ। हमारे सुख के दिन खत्म हुए रानी। मुफ्त में मिले धन को पाकर हम लक्ष्मी की कदर करना भूल गए थे, इसीलिए वो हमसे रूठ गई। अंत भला तो सब भला। रामू और रानी ने अपनी गलतियों से सबक लेकर फिर से मेहनत करना शुरू किया। रामू की मेहनत रंग लाई और एक बार फिर लक्ष्मी जी प्रसन्न होनी शुरू हुई और देवियों को उनका उत्तर मिल गया कि लक्ष्मी जी एक घर में इसलिए ज्यादा नहीं रुकती क्योंकि लोग उनकी कदर करना छोड़ देते हैं। विजयनगर विश्रामशाला राहगीरों में बहुत फेमस थी। विजयनगर के रास्ते आने जाने वाले व्यापारियों के लिए रुकने और भोजन करने की सबसे अच्छी और सबसे सस्ती जगह यही थी। क्या हुआ? ये विश्रामशाला इसी बिमलेश की थी। लगता है बैलगाड़ी का पहिया अटक गया है। रुको रुको, मैं अभी आता हूँ। लोगों की मदद करने में वो सबसे आगे रहता था। धन्यवाद बिमलेश। भास्कर भाई, आप भोजन करके आराम करो, मैं इस रास्ते का कुछ करता हूँ। हाँ? भलाई के इस काम में बिमलेश को अपने भाइयों का भी बहुत साथ था। वाह बिमलेश भाई, इस रास्ते को बनाकर तुमने बहुत अच्छा काम किया। संभल कर भाई, फिर आना है। लोगों की सेवा करते बिमलेश के दिन हंसी खुशी कट रहे थे और एक दिन बिमलेश की विश्रामशाला में एक आदमी आया जिसे उसने पहले कभी नहीं देखा था। बहुत दूर से आए हुए लगते हो भाई। विश्रामशाला में भोजन प्रसाद पाकर आराम क्यों नहीं करते हैं? वहाँ तो पहले ही बहुत लोग हैं। थोड़े आराम के बाद मैं आगे कोई और ठिकाना ढूंढूंगा। बिमलेश से ये देखा नहीं गया कि कोई मुसाफिर उसके विश्रामशाला से बिना भोजन और आराम करे जाए। विश्रामशाला में नहीं, लेकिन उसके घर में तो जगह थी। ये चने आपके लिए। लगता है इनको बहुत अच्छा लगा। आप चलिए अंदर। और ये रहा आपका भोजन। इतने अच्छे पकवान देखकर तो मेरी भूख और बढ़ गई। भूखा क्या मांगे 2 रोटी। यहाँ तो उसे मिले कई तरह के पकवान। फिर क्या, मुसाफिर जुट गया खाने में। भरपेट
भोजन के बाद मुसाफिर और उसका घोड़ा दोनों तरोताजा होकर आगे बढ़ने के लिए तैयार थे। अति स्वादिष्ट भोजन और सत्कार के लिए धन्यवाद भाई। तुम बहुत सरल और सहृदय हो। तुम्हें कोई चिंता या परेशानी हो तो बताओ मुझे। चिंता परेशानी नहीं तो मुझे किस बात की चिंता होगी, हैं? मेरा भरा पूरा परिवार है, 2 भाई हैं, हम सबके बच्चे साथ में खेलते हैं। ये विश्रामशाला है जिसमें लोगों की सेवा करके मेरा गुजारा अच्छे से चल जाता है। मुझे किसी बात की चिंता नहीं है। ओह, तो तुम ऐसे अपने दिल की बात नहीं कहोगे। रुको। गम है हम, नहीं किसी का गम। यमराज, प्रभु आप यहाँ कैसे, यहाँ क्यों? डरो मत, मैं कभी कभार पृथ्वी लोक भ्रमण करने आता हूँ। अब तो तुम भी मुझे जान चुके हो। बताओ तुम्हें क्या चिंता है? बिमलेश ने बताया कि उसे अपने परिवार की चिंता थी कि अगर उसे कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। इसके साथ ही वो अपनी विश्रामशाला को और बड़ी बनाना चाहता था ताकि वो ज्यादा से ज्यादा मुसाफिरों की सेवा कर सके। तथास्तु, तुम भले इंसान हो बिमलेश। तुमने बिना मेरा परिचय जाने मुझे भोजन कराया, मेरे आराम की व्यवस्था की। जीवन और मृत्यु अटल है, मैं स्वयं भी उन्हें रोक नहीं सकता, परंतु तुम्हारी सेवा के बदले इतना कर सकता हूँ कि तुम्हारे अंतिम पड़ाव में जब मैं तुम्हें लेने आऊंगा उसके पहले तुम्हें कुछ संकेत दूंगा। उससे पहले तुम अपने परिवार और लोगों की सेवा के लिए जो चाहो कर सकते हो। धन्यवाद प्रभु। यमराज से आश्वासन मिलने के बाद अब बिमलेश की कोई चिंता नहीं बची। वो पूरे मन से अपने परिवार के लिए जो कर सकता था करने में जुट गया। भैया, विश्रामशाला में अब जगह कम पड़ने लगी है। हमें कुछ और कब्रों का प्रबंध करने की आवश्यकता है। तुम विश्रामशाला का विस्तार करो और इसका पूरा प्रबंध तुम ही संभालोगे, हैं? अनुज तुम्हारा साथ देगा, ठीक है? धीरे धीरे बिमलेश ने अपने दोनों भाइयों को भी विश्रामशाला के काम में लगा दिया। समय बीतता गया। बिमलेश के बाल भी अब सफेद हो चुके थे। चलिए। क्या हुआ भैया? कुछ नहीं, मैं ठीक हूँ। भैया, मैं सोच रहा हूँ कि विश्रामशाला के लिए एक और भोजनालय की आवश्यकता होनी चाहिए। मैं इसका प्रबंध अनुज को देना चाहता हूँ। बिमलेश खुश था क्योंकि अब उसके दोनों भाई भी अपने पैरों पर खड़े हो चुके थे। समय बीतता गया और बिमलेश के भाइयों ने उसकी सलाह पर चलते हुए विश्रामशाला के काम भी संभाले और बढ़ाए भी। लेकिन बिमलेश को इंतजार था उस संकट का जो यमराज उसे आने से पहले देने वाले थे। चले, चलने का समय हो गया। प्रभु आप? प्रभु नहीं भैया, मैं हूँ। आपको हमारी नई विश्रामशाला का उद्घाटन करने जाना है ना? वो तो मैं भूल गया था अनुज। चलो भैया। बिमलेश के जीवन की सांझ होने आई थी, लेकिन जीने का मोह इंसान को अंतिम समय तक नहीं छोड़ता। सो बिमलेश के साथ भी ऐसा ही था। चलो बिमलेश, पृथ्वी लोक पर तुम्हारा समय पूरा हुआ, तो अब चलें। अनुज। इस बार अनुज नहीं, मैं हूँ यम। प्रभु,
आपने तो कहा था कि आप आने के संकेत देंगे। मैंने संकेत दिए थे बिमलेश। तुम्हारे बालों का सफेद होना, तुम्हारी कमर का झुकना, वृद्धावस्था में तुम्हारे दांतों का टूटना, ये सब मेरे ही आने के संकेत थे। परंतु ये तो सभी को मिलते हैं ना प्रभु। हाँ, इसीलिए तो गुणीजन इस समय की तैयारी करके रखते हैं, जैसे तुमने की। मैं देख रहा था तुमने अपने भाइयों को अपने काम में निपुण बना दिया है। अब वो भी देखभाल और लोगों की सेवा खुद कर सकते हैं। विमलेश को महसूस हुआ कि अनजाने में उसने उस दिन यमराज के कहने पर अपनी सारी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाला था। अपने भाइयों को इस लायक बनाया था कि वो उसके जाने के बाद भी परिवार की देखभाल कर सकें। अब उसके दिल पर कोई बोझ नहीं था। उसने हंसी खुशी यमराज के साथ पृथ्वीलोक को अलविदा कहा। तो बच्चों, क्या सीखा इस कहानी से? यही अम्मा कि हमें अपनी सारी जिम्मेदारी निभाकर बड़ा बनना है, सिर्फ बूढ़ा नहीं। If you like this video, subscribe to our channel Murthy Media.